गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है मिडिवल इंडिया और मध्यकालीन इतिहास में आज हम लोग शमशुद्दीन इल्तुतमिश के विषय में अध्ययन करेंगे, जो दिल्ली का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अपने पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि दिल्ली सल्तनत 1206 में स्थापित हुई थी और 1526 तक चली थी और इतने वर्षों में वहां पर 5 राजवंशों ने शासन किया। पहला इल्बरी टर्क्स, जिसके बारे में हम लोग अब पढ़ रहे हैं। इसके बाद खलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद और फिर लोधी। जहां तक दिल्ली सल्तनत की स्थापना का प्रश्न है तो ये क्रेडिट कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया जाता है और उसने 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। मैंने आपको यह भी बताया था कि मोहम्मद गौरी के 3 जनरल थे। एक कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा ताजुद्दीन एल्दूस और तीसरा नसीरुद्दीन कबाचा। मोहम्मद गौरी की खोखरों के विरुद्ध अचानक मृत्यु हुई। उस समय दिल्ली और लाहौर और उसके आसपास का क्षेत्र कुतुबुद्दीन ऐबक के अधिकार में था। ताजुद्दीन एल्दूस के पास गजनी था और नसीरुद्दीन कबाचा के पास मुल्तान और उच्छ था, जिसको हम लोग सिंध के नाम से जानते हैं। तो उसकी मृत्यु के पश्चात जो गवर्नर्स या उसके जो ये 3 दास थे, जो क्षेत्र उनके पास था, उन्होंने उस पर अपना अधिकार मान लिया। 4 वर्ष कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर से अपना शासन चलाता रहा और दिल्ली और उसके आसपास का क्षेत्र भी उसके अधिकार में था। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की असामयिक मृत्यु हो गई, वो एक खेल खेल रहा था चौगान, जिसको हॉर्स पोलो भी बोला जाता है। उससे वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ, गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी जो सीट बना रखी थी वो लाहौर में बना रखी थी। तो उसकी मृत्यु के पश्चात उसके सामंतों ने उसके पुत्र आराम शाह को सुल्तान घोषित कर दिया। जो तुर्की सामंत थे वो इस बात से खुश नहीं थे, क्योंकि आराम शाह योग्य नहीं था। उन्होंने मिलकर उस समय बदायूं के गवर्नर इल्तुतमिश को अपना सुल्तान घोषित कर दिया और इल्तुतमिश ने दिल्ली आकर सल्तनत संभाल ली। अब एक सल्तनत में 2 सुल्तान। आराम शाह ने इल्तुतमिश को हटाने के लिए वो एक सेना लेके चला, लेकिन इल्तुतमिश ने उसे पराजित कर दिया और डिस्पोज ऑफ कर दिया और साथ ही साथ वो दिल्ली का सुल्तान बन गया। कुतुबुद्दीन ऐबक, देखो, अगर प्रश्न आता है कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन है तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक है। लेकिन अगर प्रश्न आता है कि वास्तविक संस्थापक या रियल फाउंडर कौन है तो वो शमशुद्दीन इल्तुतमिश है, क्योंकि उसने जो सबसे बड़ा काम किया, उसने जो एक बहुत छोटा तुर्की का राज्य था उसको मजबूत राज्य के रूप में परिवर्तित कर दिया। दूसरी चीज, उसने सल्तनत को दिल्ली के रूप में एक परमानेंट राजधानी दी और वो दिल्ली की राजधानी पूरे सल्तनत के समय में भी चलती रही, मुगलों के समय में भी वो चली और कुछ समय के लिए कलकत्ता अंग्रेजों के समय में मजबूत हो गया, लेकिन 1911 में पुनः दिल्ली हो गई और आज भी भारत की राजधानी दिल्ली है। हालांकि इसकी शुरुआत किला राय पिथौड़ा ने की थी, लेकिन उनका अजमेर बड़ा सेंटर था दिल्ली से लेके। तीसरी चीज, उसने एक सोवरेन स्टेट या संप्रभु राज्य स्थापित किया। चौथी चीज, उसने जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज करी वो उसने प्रशासन के लिए एक नए वर्ग का गठन किया, एक नई गवर्निंग क्लास। और वो जो गवर्निंग क्लास थी वो तुर्कान ए चहलगनी या ग्रुप ऑफ 40 कहा जाता है। आपको यह ध्यान रखना है कि उस समय दास्ता
प्रमुख थी। और ये जो भी गुट था, गवर्निंग क्लास का जो गुट था, ये सारे के सारे दास थे और ये सब के सब तुर्क मामलुक थे। मामलुक, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जो स्वतंत्र माता पिता की परतंत्र या दास संतान होती थी, उन्हें मामलुक बोला जाता था। ये दास अपने सुल्तान के प्रति बहुत वफादार या लॉयल होते थे और ये विभिन्न पृष्ठभूमियों से आते थे। सुल्तान के लिए ये सलाहकार या एडवाइजर का काम करते थे। बाद में इल्तुतमिश के बाद जब आगे और सल्तनत बढ़ी तो ये गुट मजबूत हुआ और ये किंग मेकर्स होने लगे। सुल्तानों के चुनाव में भी इनकी भूमिकाएं होने लगी। ये आपस में एक दूसरे से प्रतिद्वंद्विता रखते थे। बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड थे, लेकिन उतने ही ज्यादा निर्मम और क्रूर भी थे। तो उसने एक नई गवर्निंग क्लास बना दी। जहां तक इल्तुतमिश का प्रश्न है, उसके पिता एक इन्फ्लुएंशियल नोबल थे, एक अच्छे खासे सामंत थे। वो कई भाई थे, लेकिन भाई इल्तुतमिश की योग्यता के कारण उसको पसंद नहीं करते थे और इसी ईर्ष्या में उन्होंने उसे छल से बेच दिया। फिर वो धीरे धीरे एक के बाद एक मालिकों के हाथ में आता चला गया और अल्टीमेटली वो कुतुबुद्दीन ऐबक के दास के रूप में आया। उसकी योग्यता से कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत प्रभावित हुआ और सबसे पहले उसको सरजनदार, हेड ऑफ रॉयल बॉडीगार्ड्स, जो निजी अंगरक्षक होते थे सुल्तान के, उसका हेड नियुक्त किया, सरजनदार। इसके बाद कुछ समय के लिए ये अमीर ए शिकार या सुपरिटेंडेंट ऑफ द हंट वो भी रहा। इसी बीच में खोखरों के खिलाफ जब झेलम का युद्ध हो रहा था तो मोहम्मद गौरी ने इल्तुतमिश की वीरता को देखा और उसने वहीं उसे दासता से मुक्त कर दिया। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका दास इल्तुतमिश है, वो तो अभी भी दास है, लेकिन इल्तुतमिश अपने स्वामी से पहले दासता से मुक्त हो गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक उससे इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपनी बेटी की शादी भी उससे कर दी थी और अल्टीमेटली जिस समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई तो वो बदायूं का गवर्नर था। सल्तनत काल में बदायूं बहुत प्रोमिनेंट रहा है और बहुत सारे ऐसे सुल्तान बने हैं जो पहले बदायूं के गवर्नर रहे थे। तो इस तरीके से इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बन गया। अब इल्तुतमिश ने जो उसके सामने समस्याएं थी, वो समस्याएं वही थी जो कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने थी। यानी कि मोहम्मद गौरी के 3 जनरल, ऐबक, एल्दूस और कबाचा। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद एल्दूस और कबाचा, ये दोनों के दोनों इल्तुतमिश के लिए सिरदर्द थे। ताजुद्दीन एल्दूस गजनी पे शासन कर रहा था, वहां उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और जब इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो एल्दूस ने छत्र और कुछ कपड़े भेजे, यानी कि ये बताने के लिए कि सुल्तान मैं हूं और तुम मेरे सिपा सलार के रूप में दिल्ली की गद्दी पर बैठे हुए हो। इल्तुतमिश बहुत तेज, धीर और गंभीर था। उसने इस अपमान को चुपचाप सह लिया और वो बैठा रहा। उसने एल्दूस को कोई जवाब नहीं दिया। अब ये कठिनाइयां हैं जो इल्तुतमिश के सामने आ रही थी। दूसरी कठिनाई जो उसके सामने आ रही थी, वो आ रही थी आराम शाह का 8 महीनों का शासनकाल। क्योंकि वो अयोग्य था, तो जितना कुछ भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने जीता था वो धीरे धीरे उसके अधीनता से बाहर निकल गया। चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो कोई और हो, उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया। इसमें एक परेशानी बंगाल और बिहार से भी आ रही थी। मैंने आपको बताया था कि बंगाल में खलजी
यहाँ पर आ गया था बख्तियारुद्दीन खलजी, उसका वध किया अली मर्दान खलजी ने, और वो वहां पर शासन करने लगा। जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई तो बंगाल और बिहार के जो गवर्नर था अली मर्दान खलजी, उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अब एक चीज और भी यहां पर हुई कि अली मर्दान वो अत्याचारी और क्रूर था, तो एक और नेता था खलजियों का, अय्याज खलजी, उसने अली मर्दान का वध कर दिया। बंगाल बिहार उसके अधीन आ गए और वो वहां पर शासन करने लगा, और उसने दिल्ली की अधीनता एक तरह से नकार दी। तो ये सारी समस्याओं में इल्तुतमिश घिरा हुआ था। और दूसरी बात ये थी कि जो राज्य था वो अभी पनप ही रहा था, और वो इतना शक्तिशाली भी नहीं था कि वो दूसरों को बहुत अच्छी तरीके से पराजित कर दे। तो सबसे पहले उसने अपने आप को संगठित करना शुरू किया, यानी कि जो चीज भी उसके पास थी उसने उसको मजबूती से बनाए रखने का प्रयास किया। अब इल्तुतमिश का थोड़ा सा लक भी काम करता था। देखो, ताजुद्दीन एल्दूज मैंने बताया गजनी का शासक है, और उसके बराबर में एक बहुत बड़ा साम्राज्य लगता था जिसको बोला जाता था ख्वारिज्म, बहुत बड़ा। अब आप जब आगे मिडिवल हिस्ट्री में आगे जाओगे तो आप बहुत सारे नाम पढ़ते हो, बुखारा, समरकंद, तेहरान, शिराज, इस्फहान, ये नाम आपको मिलेंगे, हिरात, बाख, ये सब के सब ख्वारिज्म के राज्य में थे। तो ख्वारिज्म का जो बादशाह था उसकी बहुत बड़ी प्रतिष्ठा थी इस्लाम के पूरे उसमें, जितना भी इस्लामिक डेवलपमेंट या एम्पायर्स डेवलप हो रहे थे। उसने एल्दूस को पराजित किया और गजनी उससे छीन लिया। जब एल्दूस के हाथ से गजनी निकल गया तो वो पंजाब की ओर भागा, और पंजाब के पास उसने दिल्ली में ये कहा कि भाई सुल्तान तो मैं हूं। इल्तुतमिश ने उसका मुकाबला किया और लड़ाई में एल्दूस मारा गया। यानी कि एक तरह से इल्तुतमिश ने अपनी जो पहली बाधा थी एल्दूस के रूप में वो समाप्त हो गई। अब इस बीच में नसीरुद्दीन कबाचा ने मौका पाया, क्योंकि इल्तुतमिश कुछ कर नहीं पा रहा था, तो उसने मुल्तान भी जीत लिया, भटिंडा भी जीत लिया, सरसूती, और एक तरह से लाहौर पे भी उसने अधिकार कर लिया। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट घटना हुई। उसी समय मंगोलों के एक बड़े लीडर का उदय हुआ जिसका नाम है चंगेज खान। चंगेज खान उसकी उपाधि है, उसका असली नाम है तैमुजिन, और उसने चीन के एक बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा करते हुए ख्वारिज्म पर आक्रमण किया। ये वही ख्वारिज्म राज्य है जिसने गजनी को अपने अधिकार में ले लिया है। अच्छा, उस समय तक मंगोलों ने इस्लाम धर्म नहीं अपनाया था। वो जिस धर्म को अपनाते थे वो शमनवाद था। ये बहुत प्राचीन समय से ये एक तरह से कोई धर्म नहीं है। ये जो शमनवाद था ये आध्यात्मिक मार्ग था जो प्रत्यक्ष रहस्योद्घाटन के ऊपर आधारित था। इसकी विशेषता थी, सबसे पहली थी समाधि, स्पिरिचुअल मेडिटेशन। समाधि का बहुत बड़ा, मेडिटेशन का, साधना का बहुत बड़ा इसमें योगदान था। दूसरा, ये लोग आत्मा के अस्तित्व को मानते थे। ये मानते थे कि साधना में जाने के बाद आत्मा से सीधा संपर्क किया जा सकता है। इसी आधार पर ये भविष्यवाणियां भी करते थे, फोरटेलिंग भी करते थे, फॉर्च्यून टेलिंग, और साथ साथ लोगों की बीमारियां भी ये मानते थे कि आत्माओं के द्वारा दूर की जा सकती है। और जो सबसे बड़ी विशेषता थी वो थी इनकी सह अस्तित्व की, को एग्जिस्टेंस। यानी कि मार्ग आप शमनवादी अपना रहे हैं,
लेकिन आप बौद्ध धर्म भी अपना सकते हैं और ईसाई धर्म भी अपना सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि मंगोल उस समय तक इस्लाम के फोल्ड में नहीं आए थे। चंगेज खान बहुत ही मजबूत सेनापति और बहुत ही कुशल सेना का नेतृत्व करने वाला था। वो निर्मम भी था। उसने ख्वारिज्म पर पूरा अधिकार कर लिया, यानी कि इतने बड़े शाह को इस मंगोल जो नेता है चंगेज खान, उसने पराजित कर दिया। उस समय ख्वारिज्म का जो शाह था उसका नाम था अलाउद्दीन महमूद। और इसका एक बेटा था जिसका नाम था जलालुद्दीन मंकबरनी। तो ये जो अलाउद्दीन है ये वहां से भागा चंगेज खान से बचने के लिए और ये कैस्पियन सागर की तरफ निकल गया, जबकि इसका बेटा मुल्तान की तरफ भागा और दिल्ली की तरफ उसने आने का प्रयास किया। मंकबरनी ने रास्ते में उसने कवाचा को पराजित किया और कवाचा को पराजित करने के बाद उसने इल्तुतमिश से कहा कि मैं भारत में आना चाहता हूं। अब इल्तुतमिश दो मुसीबतों में पड़ गया। अगर वो मंकबरनी को इजाजत दे देता भारत में आने की या दिल्ली तक आने की या आसपास आने की, तो उसका पीछा करते करते चंगेज खान आ जाता और फिर जो दिल्ली सल्तनत अभी पनपी भी नहीं थी वो शायद जीवन पर्यंत कभी नहीं बनती, क्योंकि वो पूरा तहस नहस करता था। और अगर वो मना करता तो उसे झगड़े का भय था और उसे ये भी था कि मंकबरनी बहुत ताकतवर है। इस बीच में मंकबरनी ने जो खोखरों के साथ वैवाहिक संबंध बनाए और उनकी एक पुत्री से विवाह करके अपने आप को मजबूत कर लिया। तो जब मंकबरनी का दूत इल्तुतमिश के पास आया तो वो बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था। उसने उसकी हत्या कर दी और उसके दूत की हत्या करने के बाद उसने ये संदेश भेज दिया कि मुझे तो खुशी होगी कि आप आ जाएं, लेकिन यहाँ की जो जलवायु है या मौसम है वो आपको रास नहीं आएगा। उन दिनों गर्मियों का महीना था और बहुत तेज लू चल रही थी। मंकबरनी आगे की तरफ चला गया और चंगेज खान उसका पीछा करते करते बाहर निकल गया और इस तरीके से उत्तर पश्चिम जो सीमाएं हैं उस पे मंगोलों का एक बहुत बड़ा खतरा इल्तुतमिश की कूटनीतिज्ञता से और उसके भाग्य के साथ, क्योंकि अगर वो जाड़े ही होते तो हो सकता था मंकबरनी भी प्रयास करता और उसके पीछे पीछे चंगेज खान भी आता। क्योंकि वो ठंडे इलाके से थे इसलिए उन्होंने कहा कि लू में जाने की जरूरत नहीं है और वो आगे निकल गए। उसके बाद इल्तुतमिश चुपचाप बैठ गया। वो केवल अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करता रहा, उसने और कुछ नहीं किया जब तक चंगेज खान जिंदा रहा। जब 1227 में चंगेज खान की मृत्यु हो गई उसके बाद इल्तुतमिश ने साम्राज्य विस्तार और बाकी सारी चीजों का प्रयास शुरू करा। सबसे पहले उसने कवाचा को पराजित किया। उसने लाहौर और दिल्ली दो सेना लेकर उसके ऊपर कवाचा के ऊपर आक्रमण कर दिया, कवाचा को पराजित किया और कवाचा जान बचाने के लिए नदी में कूदा और उसमें ही वो डूब के मर गया। इस तरीके से इल्तुतमिश ने एल्दूस और कवाचा इन दोनों से अपने आप को मुक्त करा लिया और वो मंगोलों और मंकबरनी के खतरे से भी बच गया। इसके बाद आराम शाह के जो 8 महीने के शासन था उसमें सब राजपूत प्रिंसिपैलिटी जो थी उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। तो अब इल्तुतमिश ने प्रयास शुरू किया। उसने जालौर को दोबारा से जीता। 1526 में उसने रणथंबोर को जीता। अगले वर्ष उसने मंदसौर के किले को जीता और 1231 में उसने ग्वालियर
का जो परिहार राजा था मंगलदेव, उसको पराजित करके ग्वालियर भी जीता। तो इस तरीके से, इसके अलावा उसने बयाना, अजमेर, सांभर, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के काल के बाद स्वतंत्र हो गए थे, उनको भी उसने वापस जीत लिया और उसने नागौर को भी जीता। इल्तुतमिश का एक बहुत इंपॉर्टेंट आक्रमण है 1234-35 में, वो है भिलसा और उज्जैन पर। इसके ऊपर परमारों का शासन था। हालांकि इल्तुतमिश ने केवल आक्रमण किया और वो लौट गया, उसको कुछ भूमि का लाभ नहीं हुआ, लेकिन उसने उज्जैन में बहुत पवित्र मंदिर महाकालेश्वर, उसको बहुत नुकसान पहुंचाया था। ऐसा नहीं था कि इल्तुतमिश अपने आप में ही शक्तिशाली हो, वो पराजित भी हुआ। गुजरात के चालुक्यों ने उसे पराजित किया। उसके बाद नागदा के गुहिलोत थे राजा क्षेत्र सिंह, उन्होंने भी उसे पराजित किया। इल्तुतमिश का अंतिम जो अभियान था वो खोखरों के खिलाफ था बामियान में, लेकिन उस अभियान के दौरान ही उसका स्वास्थ्य खराब हुआ और वो वापस दिल्ली आ गया और दिल्ली में उसकी मृत्यु हो गई। जहां तक बंगाल और बिहार का बात है, तो अय्याज खलजी को इल्तुतमिश ने पराजित किया और जब वो लौट के आया तो अय्याज खलजी ने फिर अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो इल्तुतमिश का बड़ा योग्य पुत्र था नसीरुद्दीन महमूद, उसने बंगाल और बिहार को जीता, वो वहां पर गवर्नर भी रहा, लेकिन उसकी असामयिक मृत्यु हो गई। पर इल्तुतमिश की मृत्यु के समय तक उसका जो साम्राज्य, जो उसने विस्तार भी किया था और जो अक्षुण भी बनाए रखा था, वो एज इट इज बना रहा। अब हम लोग इल्तुतमिश को किस लिए याद करते हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीज उसने की और परीक्षा की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहला है उसके द्वारा प्रारंभ की गई एक प्रणाली जिसको इख्तादारी बोलते हैं। ये भूमि वितरण का एक ऐसा अनोखा तरीका था जो राजपूतों के फ्यूडल सिस्टम से और मुगलों के जागीरदारी सिस्टम, इन दोनों से अलग था। एक नई चीज उसने इंट्रोड्यूस करी। अच्छा, विद्यार्थियों को कभी कभी दो टर्म में बड़ी परेशानी होती है, एक इख्ता और एक मुख्ता। देखो, इस टर्म को बिल्कुल साफ समझ लो। इख्ता भूमि का वह टुकड़ा है जो सुल्तान के द्वारा अपने सैनिक अधिकारियों या अपने कुलीनों, नोबल्स को वेतन के बदले सौंपा जाता था, और जिसको भी वो इख्ता का टुकड़ा सौंपा जाता था इख्तेदार को, वो मुख्ता कहलाता था। केवल इतना अंतर दोनों में है, ठीक है। यानी कि मुख्ता वह व्यक्ति हो गया जिस पर इख्ता का कार्यवाहक है, और वह प्रशासक भी है और राजस्व संग्राहक भी है, ठीक है। अब इख्तादारी व्यवस्था इल्तुतमिश को क्यों प्रारंभ करनी पड़ी? देखो, थोड़े से तुर्की आए और उन्होंने भारत में अपना अधिकार किया, लेकिन उनके अधिकार किस पे थे? किलों पे उनके अधिकार थे, या कुछ जो बड़े कस्बे थे उनके ऊपर उनके अधिकार थे। इसके अलावा जो पूरा भारत का या गंगा जमुना का द्वाब था वो हिंदू किसानों से भरा हुआ था। अब थोड़े से हजार लोग वो थे, इसलिए जो किसान थे वो किसी विदेशी को पसंद नहीं करते थे, तो वो राजस्व नहीं देते थे, तरह तरीके की समस्याएं खड़ी करते थे। यानी कि इल्तुतमिश का जो भी जीता हुआ था, दैट वाज हाफ कॉन्क्वर्ड एंड इल एडमिनिस्टर्ड। यानी कि ना तो उस पे प्रशासन का बहुत बड़ा कोई काम था और न ही वो आधा पक्का उनके कब्जे में था। तो ये समस्या सामना करनी पड़ रही थी। भारत के साथ समस्या ये थी कि पृथ्वीराज चौहान के बाद कोई भी ऐसा सक्षम नेता नहीं उभर के आ रहा था
जो इन थोड़े से तुर्कियों को वापस खदेड़ दे। और दूसरी बात, वो आपसी वैमनस्य में फंसे हुए थे, इसका लाभ तुर्की उठा रहे थे। तो सबसे पहले इक्तादारी व्यवस्था ने इस चीज को अपने कंट्रोल में करने का अस्त्र के रूप में काम किया। दिस इक्तादारी वॉज यूज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर लिक्विडेटिंग द फ्यूडल ऑर्डर ऑफ द हिंदू सोसाइटी। हिंदू समाज के सामंती जो एक सेटअप है, उसको समाप्त करने के एक हथियार के रूप में इक्तादारी व्यवस्था चली। इख्तिदारों के पास क्या काम होता था? वो भू राजस्व इकट्ठा करते थे, नंबर एक चीज। इससे वो सैनिकों और घोड़ों का इनका खर्चा उठाते थे। उसके बाद इनका तीसरा काम था कानून और व्यवस्था बनाए रखना, जिसके लिए मैंने आपको बताया था कि ये जितने भी इख्तिदार थे ये बहुत निर्मम होते थे, आगे भी निर्मम हुए, क्योंकि राजस्व की वसूली होने में दिक्कत होती थी। चौथा, ये सुल्तान की सेवा में रहते थे, यानी कि सुल्तान जब भी आवश्यकता महसूस होती थी वो इख्तिदार को बुलाता था और जो सैनिक उसके पास होते थे वो सुल्तान की तरफ से लड़ते थे। इसके अलावा जब राजस्व की वसूली से पूरा खर्चा निकल जाता था तो उसके बाद जो कुछ भी धन राजस्व के रूप में बचता था उसको फवाजिल बोला जाता था। और ये इनका काम था कि वो उस धन को जो केंद्रीय खजाना है या सुल्तान का खजाना है वहां पर जमा करें। तो ये इख्तिदार न केवल कानून और व्यवस्था को बनाए रखना चाहते थे बल्कि ये अपने साथियों को भी इकट्ठा करना चाहते थे, क्योंकि उस समय पूरा जो समाज है वो हिंदू प्रधान समाचार, ये हजारों में है और वो लाखों लाखों में है। तो सबसे पहले इख्तादारी व्यवस्था में क्या हुआ कि इख्तादारों ने जो मध्य एशिया से मुसलमान आ रहे थे या जो कन्वर्ट हो रहे थे उनको फ्री लैंड देना शुरू कर दिया। उन्होंने गांव में यह प्रयास किया कि जो मुस्लिम कृषिवादी वर्ग है वो वहां पर स्थापित हो जाए। ये जागीरदारी जैसा सिस्टम नहीं है बल्कि इख्तादार अपना भी पूरा उतना योगदान दे रहा है। तो जितने भी नए मुस्लिम आते थे उनको करमुक्त जमीन दी जाती थी और आगे चल के आप ये सुनेंगे कि उन्हें अपनी रक्षा करने की भी अनुमति थी, यानी कि वो हथियार चलाते या किसी को मार देते तो उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होनी थी। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना कि पहले प्रारंभिक अवस्था में इख्तादारी वंशानुगत नहीं थी। ये सुल्तान की इच्छा पर निर्भर करता था कि वो किसको इख्ता सौंप दे और किससे वो इख्ता वापस ले ले। लेकिन जैसे समय आगे बढ़ता चला गया तो ये वंशानुगत हो गई, यानी कि जो इख्ता एक के पास है वो उसके परिवार के पास रहना होता है। अब इल्तुतमिश के लिए ये क्यों जरूरी था कि वो इख्तिदारी व्यवस्था को चलाए? एक तो ये चीज हो गई कि भाई इख्ता वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान रखा जाएगा, किसान कर नहीं दे रहे हैं, राजस्व नहीं दे रहे हैं, वो ले लिया जाएगा और मुस्लिम जनसंख्या को बढ़ाया जाएगा। लेकिन इल्तुतमिश के अपने भी हित थे। देखो, इल्तुतमिश को सुल्तान जब बनाया गया तो उसी के जो नोबिलिटी थी तुर्कियों की उन्होंने बनाया, और इल्तुतमिश भी अपने साथियों की तरह से एक गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक के जैसे और गुलाम थे वैसे ही इल्तुतमिश भी गुलाम था, लेकिन उसमें कुछ योग्यता अधिक थी इसलिए वो दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। पर उसको हमेशा लगता था कि उसके जो बाकी साथी हैं वो कहीं सत्ता के लोभ में उसके खिलाफ ना हो जाए। इख्तेदारी से क्या हुआ कि उसने ऐसे लोगों को इख्ते सौंपने शुरू कर दिए। तो इख्तेदार अपने काम में लग गए, राजस्व को वसूली में लग गए और अपने और दूसरे कामों में लग गए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी मन बना लिया, मतलब उनको एक सेटिस्फेक्शन मिल गया कि ठीक है भाई,
इल्तुतमिश में ज्यादा गुण है, वो सुल्तान बन गया। हम में थोड़े कम गुण हैं, लेकिन हम इक़्तिदार तो हैं और हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। ठीक है, तो इसके अलावा इल्तुतमिश आगे और भी कुछ चीज सोच सकता था। उसे यह मालूम था कि एक निश्चित जो खराज है या फवाजिल, जिस कर को मैंने आपको बताया, वो हर एकता से उसके पास आ रहा है, तो उसका जो कोष है वो बढ़ा रहेगा। इक़्तिदारी ने गंगा जमुना दोआब में सामाजिक बल के रूप में स्थापित होने में बहुत मदद की तुर्कियों की, पर इसमें कुछ अवगुण भी थे इक़्तिदारी व्यवस्था में। और सबसे बड़ा अवगुण यह था कि जब मुस्लिम बहुत ज्यादा बस गए तो वो इक़्तिदार मजबूत हो गया और उनके बल पे वो कभी भी केंद्रीय सुल्तान के खिलाफ विद्रोह करने लगा। ये आगे चल के बहुत सारे एग्जाम्पल हमें मिल जाते हैं। जब अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक का समय आएगा तो उन्होंने ये काम किया कि ऐसी जो महत्वपूर्ण इक़्ता होते थे या स्थान होते थे, उसमें शाही वंश के शहजादों को चार्ज दे दिया जाता था, परिवार के बाहर के लोगों को चार्ज नहीं दिया जाता था। एक चीज और आपको ऐड करनी पड़ेगी जब आप इसके आंसर को लिखेंगे, कि ये सुल्तान के हाथ में होता था कि वो संतों को या विद्वानों को किसी भी इख्ते में से भूमि दे दे, और जितनी भूमि वो देता था वो इख्तेदारों के अधिकार क्षेत्र से बाहर चली जाती थी, उसमें इख्तेदार का कोई रोल नहीं होता था। तो इख्तेदारी का सबसे बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि 14वीं शताब्दी में भारत को धर्म के आधार पर दो सामाजिक व्यवस्थाओं में बांटना इस प्रथा ने शुरू कर दिया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये एग्जाम में हमेशा कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पूछ ली जाती है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इल्तुतमिश ने की वो था कॉइनेज सिस्टम। उसने सिक्कों की एक बहुत इंपॉर्टेंट चेन शुरू की थी। देखो, जो सल्तनत काल के सिक्के हैं उनके ऊपर दो लोगों ने बहुत काम किया है, दोनों यूरोपियन है। एक का नाम है एडवर्ड थॉमस, ठीक है, और दूसरे का नाम है नेल्सन राइट। नेल्सन राइट ने तो कॉइन्स एंड मेटरोलॉजी ऑफ द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली करके बहुत पॉपुलर उनकी ये किताब है। तो जब इल्तुतमिश या सल्तनत काल यहाँ स्थापित हो रही है, उस समय जो सिक्का चल रहा है, यूज में है, प्रचलन में है करेंसी के रूप में, वो कहलाता था दिल्ली वाला। और ये दिल्ली वाला जो सिक्का होता था ये मिश्रित धातु का बना होता था। इल्तुतमिश ने एक नया चांदी का सिक्का चलाया जो टंका कहलाया, बहुत महत्वपूर्ण है। ये टंका कहलाया, ये चांदी का सिक्का था, ठीक है। और इसी को हम जो ब्रिटिशर्स टाइम तक जो रुपया चला है उसका पूर्वज मान सकते हैं। यानी कि इल्तुतमिश से चलने के बाद ये चांदी का टंका लास्ट तक, हमारी इंडिपेंडेंस तक चलता रहा है। और इसका जो वेट होता था, जो प्राचीन काल से वेट का हिसाब चल रहा था, ये उसी हिसाब से चलता रहा। बस इसमें परिवर्तन ये हुआ कि इसको एक अरबी स्वरूप दे दिया गया। इसके एक तरफ कलमा लिखा होता था और सुल्तान का जो पद होता था या जो टाइटल होता था वो लिखा होता था, और दूसरी तरफ खलीफा का नाम लिखा होता था। इल्तुतमिश एक खलीफा के द्वारा उसको दिल्ली का सुल्तान घोषित किया गया था, जिसको खलीफ अल मुस्तानसिर बोलते हैं। उसके भी खुदे हुए उस तरीके का सिक्का मिल जाता है। तो पहला उसने एक चांदी का सिक्का चलाया जो टंका कहलाता है। उसी तरीके से इसने एक कॉपर का कॉइन भी
तांबे का सिक्का भी चलाया था जिसको जीतल बोला जाता है। तो ये 2 सिक्के चले। ये जो जीतल था ये छोटी मॉनिटरी यूनिट का था, यानी कि जो डे टू डे खर्चे होते हैं। अब आप आज के कंसेप्ट में आप देखते हैं जब आपको छोटे खर्चे करना पड़ता है, तो क्या डिजिटलाइजेशन होता जा रहा है, तो जब छोटा खर्चा करना पड़ता तो 25 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए इस तरीके के तो आप खुले पैसे रखते हैं। और जब बड़े कोई वो होते हैं तो उसमें बड़ी मॉनिटरी यूनिट का सिस्टम होता है। तो डे टू डे एक्सपेंस में जो यूज होता था वो जीतल होता था, और जब बड़ा धन कहीं इधर उधर किया जाता था तो वो टंके के द्वारा होता था। या मैंने एक आपको वो लिखा है चार्ट, इसको देख लो, अभी इसका कंफ्यूजन में है। वहां पर जो सबसे छोटी इकाई होती थी वो 36 ग्रेन के तांबे के टुकड़े होते थे, और ऐसे 2 टुकड़े मिलाकर एक फल या एक अदल, मेन जो नाम इसका आगे चला सल्तन काल में वो अदल है, तो ये सबसे छोटी यूनिट होती थी सिक्के की। इसके बाद 4 फल का एक सिक्का होता था बिलन जीतल। ये बिलियन नहीं है, ये है बिलन, BILLON, यानी कि जो जीतल का सिक्का मिश्रित धातुओं से बना होता था वो 4 फल के बराबर होता था। उसी तरीके से जो 48 जीतल का एक सिल्वर टंका होता था और उसका वजन 172.8 ग्रेन होता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर एग्जाम में मल्टीपल चॉइस में पूछा जाता है कि एक सिल्वर टंका की वैल्यू क्या है, 48 जीतल, या उसका कितना वो है, तो 172.8 ग्रेन। और 10 सिल्वर के जो टंके होते थे, जो चांदी के टंके होते थे, वो मिलकर एक सोने का टंका बनता था। इसके बाद सिल्वर टंका क्योंकि बड़ी यूनिट थी, तो जैसे इसमें ये बराबर होता था 12 माशा, ये भी एक मॉनिटरी यूनिट चलती थी, 14.4 ग्रेन सिल्वर का, और ये 192 फाल के बराबर होता था। तो उसने सिक्कों के 2 सिक्के टंका और जीतल चलाए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आगे तक चलते रहे। टंका तो ब्रिटिश टाइम तक चलता रहा किसी ना किसी मॉडरेट फॉर्म में। इसके बाद जहां तक कंस्ट्रक्शन की बात है, तो इसने जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन शुरू कराया था वो इसने कंप्लीट कराया। ठीक है। इसके अलावा जो सबसे पहला मकबरा किसी भी मुस्लिम या तुर्की आक्रमणकारी का भारत में बना है, तो वो है नसीरुद्दीन महमूद का, जो इल्तुतमिश का योग्य पुत्र था, और इल्तुतमिश के सामने ही उसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये भी कुतुब कॉम्प्लेक्स में है, और एक स्थान है मलकापुर, वहां मतलब कुतुब मीनार से ये 4 किलोमीटर की दूरी पर है, और इसको बोला जाता है सुल्तानगढ़ी। इसका बाहर का हिस्सा ग्रे रंग के ग्रेनाइट से और सफेद संगमरमर से बना है, लेकिन दूसरे कारण से भी ये सबसे विचित्र मकबरा है, क्योंकि इसका जो नीचे का हिस्सा है वो अष्टकोणीय है। इसके बाद जितने भी ये मकबरे और उनके बेस हैं वो सब आयतकार हैं, चौकोर हैं, लेकिन अष्टकोणीय सबसे पहला इसी का ही है और अंतिम भी इसी का ही है। तो 2 चीजों में सबसे आगे पहला मकबरा दिल्ली सल्तनत में किसका है? नसीरुद्दीन महमूद का, सुल्तानगढ़ी, और अष्टकोणीय उस डिजाइन में भी ये अकेला है। हालांकि नॉर्थ वेस्ट में जो कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क है उसके पास इल्तुतमिश का मकबरा बना हुआ है, लेकिन जैसे इल्तुतमिश का मकबरा है वैसे ही बाकी आगे चलते हुए लोगों का मकबरा बना, लेकिन नसीरुद्दीन महमूद का जो इंटरनल डिजाइन है वो डिफरेंट है। तो इस तरीके से इल्तुतमिश ने एक शैशव अवस्था से दिल्ली सल्तनत को उठाकर एक
बड़े साम्राज्य के रूप में परिवर्तित करने की दिशा में पहल कर दी थी। उसने बहुत लंबा शासन किया और उसने न केवल शासन किया बल्कि उसने तुर्कियों की जड़ें इतनी जमा दी कि मुगलों के आने तक दिल्ली सल्तनत निर्विवाद रूप से भारत में चलती रही। तो ये इल्तुतमिश है, इसको और बुक से भी प्रिपेयर करो और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। थैंक यू।